अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आम हुसैन साजिद और हम डिस्कस कर रहे हैं आज CS 101, इसका मॉड्यूल नंबर 1114, 114 नंबर लेक्चर। स्टार्ट करते हैं। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इसमें हम आज जो डिस्कस करेंगे वो है फंक्शनल पैराडाइम। फंक्शनल पैराडाइम के अंदर क्या होता है कि अनदर प्रोग्रामिंग पैराडाइम है इज द फंक्शनल पैराडाइम। पीछे हमने दो पैराडाइम्स को ऑलरेडी देखा, इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव। So under this paradigm, program is viewed as an entity that accept inputs and produce outputs। ये इसके अंदर क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम है, प्रोग्रामिंग का एक ऐसा पैराडाइम है कि जिसके अंदर आपको जो प्रोग्राम है वो एक सिंगल एंटिटी या एक फंक्शन के तौर पर लिया जाता है जो कि वैल्यू को एक्सेप्ट करता है और उसकी बेस पर वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। मैथमेटिशियंस जो हैं वो रेफर करते हैं सच एंटिटीज एज फंक्शंस, which is the reason that this approach is called the functional paradigm। क्योंकि मैथमेटिक्स में आप इस तरह की चीज को फंक्शनल कहते हैं, तो इसलिए इस अप्रोच को आप फंक्शनल पैराडाइम का नेम देते हैं। अंडरलाइन दिस पैराडाइम, program is constructed by connecting smaller predefined program unit। यानी उसके अंदर predefined unit means functions होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, आप उनको बनाया होता है आपने, फिर आप उनको कनेक्ट करते हैं और एक बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं। So that each unit outputs are used as another unit inputs in such a way that the desired overall input to output relationship is obtained। यानी आपने छोटे छोटे फंक्शंस के बनाते हैं, इकट्ठा ही एक सिस्टम क्यों नहीं डेवलप करते। छोटे छोटे का पार्ट ये होता है कि जो एक पार्ट आपका रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा वो कहीं और भी आप यूटिलाइज कर सकते। अगर आप वो एक ही सिस्टम बनाएंगे तो फिर आपको वो जगह जगह बार बार काम करना पड़ेगा। एक चीज जो है वो आपको 3 बार यूज करनी है, तो इसका मतलब क्या आप वो चीज 3 बार बनाएंगे? नहीं, आप कहेंगे भाई एक बार बन गया है, इसी को बार बार आप यूटिलाइज करें, इसको जगह जगह पे जहां आपको जरूरत है इसको वहां पर यूज करें, इसका इस्तेमाल करें। ठीक है। सो उस तरह से फिर एक फंक्शन बना एज अ यूनिट, एज अ फंक्शन, छोटा सा फंक्शन है। आपने उसको कहीं और यूज किया एज अ इनपुट और उसकी बेस पर एक और रिजल्ट निकाला, और उस रिजल्ट को कहीं और पास किया और उसकी बेस पर एक और रिजल्ट निकाला। तो इस तरह से वो एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है, इनपुट टू आउटपुट, और आपकी प्रोडक्ट भी रेडी हो जाती है। इन शॉर्ट, द प्रोग्रामिंग प्रोसेस अंडर फंक्शनल पैराडाइम इज द बिल्डिंग फंक्शन एज अ नेस्टेड कम्प्लेक्सिटीज ऑफ सिंपल फंक्शन। नेस्टेड का मतलब होता है नेस्ट, घोंसले को कहते हैं। उसमें क्या होता है, तिनके के साथ तिनका इतना का वो गुत्थी मची होती है कि समझ नहीं आती है कहाँ से कैसे इसमें जोड़ा हुआ है। तो हम अक्सर कहते हैं किसी के बाल बिखरे हुए हों, अजीब से बने, हम कहते हैं यार क्या सर में बालों का घोंसला बनाया हुआ। तो वो नेस्टेड का मतलब होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन। ठीक है। और ये हमारे पास जो फंक्शनल थी इसमें लिस्ट, एमएल, स्कीम, ये कुछ लैंग्वेजेस आई थी हमारे पास। ठीक है। सो एज एन एग्जाम्पल, ये फिगर 93 भी आगे आपको मैं शो करवाऊंगा, that how a function for balancing your checkbook can be constructed from two simple functions on these called the find sum accept the values। ये मैं आपको आगे इमेज दिखाता हूँ। आपका एक ओल्ड बैलेंस होता है और करंट क्रेडिट है, वो उसको ऐड करता है। यानी आपके, इन शॉर्ट में ये बताता हूँ कि आपका जो अकाउंट है उसमें था 25,000 रुपये। सुबह के टाइम आप गए और आपने जो है उसमें से 5,000 जो है वो एटीएम से कैश निकलवाया, और फिर आप कुछ देर बाद गए और आपने 7,000 बैंक के अंदर डिपॉजिट करा दिया। जो आप डिपॉजिट कराते हैं उसको क्रेडिट कहते हैं। जो आप बैंक से, एटीएम से पैसे विद ड्रॉ करते हैं उसको हम डेबिट करते हैं। तो होता क्या है कि जो आपने पैसे जमा करवाए वो आपके ओल्ड बैलेंस में ऐड हुए, टोटल सम आया। जो आपने निकाले, जो दोनों सम है इसका डिफरेंस लिया जाता है। यानी आपके पास 25,000 पहले था, 7,000 आपने और जमा करवा दिया है, तो अब आपके अकाउंट में बन गए हैं 7 + 25, 32,000, 32,000 रुपया आपके अकाउंट में मौजूद है इस वक्त। और आप आते हैं 5,000 आपने निकलवा लिया है, तो वो उन दोनों को माइनस करेगा। एक और फंक्शन होगा जो उसमें डिफरेंस निकालेगा, और वो माइनस करेगा तो कितनी वैल्यू बन जाएगी, 27,000। वो आपका न्यू बैलेंस और उसकी आउटपुट को दे देगा। सो एक फाइंड सम का फंक्शन होता है जो कि इनपुट एक्सेप्ट करता है एंड प्रोड्यूसेस द सम ऑफ दोज वैल्यूज एज आउटपुट। वो मल्टीपल वैल्यूज को इनपुट कर रहा है। यानी हमने क्या कहा कि आपका 25,000 पहले अकाउंट में है
और 7,000 आपने और डिपॉजिट करवाया है अपने अकाउंट के अंदर, जाके बैंक में जमा करवा दिया है, तो वो उन दोनों वैल्यूज को एज अ इनपुट लेगा और उनका सम निकाल कर आपको एक आउटपुट दे देगा कि न्यू बैलेंस आपका 32,000 है। फिर आपने एक फाइंड डिफरेंस का फंक्शन कॉल किया, क्योंकि आपने 5,000 रुपया एटीएम से निकलवाया है, तो ये क्या करेगा, ये दो इनपुट लेगा, आपकी बैलेंस जो 32,000 है और जो आपने विदड्रॉ किया है 5,000, वो लेगा और उन दोनों का डिफरेंस लेगा, उनको माइनस करेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको आगे मैंने फिगर में दिखा दिया है। जो ऊपर वाला है, ये वाला, ये लिस्ट का, इधर अभी आपको वो बता रहा है कि ये लिस्ट लैंग्वेज तो 60s में आई थी, वो इसी तरह से काम कर रहा हो। ठीक है। सो फाइंड सम के अंदर आपने एक फंक्शन कॉल करेंगे। ओवरऑल जो फंक्शन है कि आप सबसे पहले डेबिट निकालेंगे और ओल्ड बैलेंस आप कैलकुलेट करेंगे, और इन दोनों के अंदर आपका ये आउटर फंक्शन डिफरेंस निकाल देगा। ठीक है। आपने डिफरेंस निकाल दिया, तो ये जो नेस्टेड स्ट्रक्चर आपने इस एक्सप्रेशन का बनाया, it reflects the fact that the input to the function find difference are produced by the two application of the find sum। यानी ये जो ये चीज है, मैं जरा इसको कलर्ड कर देता हूँ, आपको ये चीज ज्यादा आसान लगेगी। एक ये सेपरेट फंक्शन है और ये वाला जो है ये सेपरेट है। ठीक है। आपने ये दो इनपुट्स दिए हैं सिस्टम को, यानी ये फाइंड डिफरेंस एक मेन फंक्शन है, उसको आपने एक ये फाइंड सम वाली ब्रैकेट दी और एक फाइंड सम डेबिट वाली ब्रैकेट दी। दोनों वो उसको कैलकुलेट करने के बाद वो किसको प्रोवाइड कर देगा, फाइंड डिफरेंस को। फिर वो फाइंड डिफरेंस पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू माइनस करवाएगा। So the first application of find sum produce the result of adding all the credit to the old function. The second application of find sum computes the total of all debits। यानी all debit का मतलब है पूरे दिन में आपने जितने, या महीने का रिकॉर्ड बन रहा है तो पूरे महीने में कितनी बार आपने पैसा निकलवाया। और ओल्ड बैलेंस का मतलब क्या है कि पूरे महीने के अंदर आपने कितनी बार पैसा जमा करवाया, और उसके अंदर फिर क्या है, सॉरी बैलेंस तो बैलेंस है, क्रेडिट मीन टोटल आपने कितने हम पैसे जमा करवाए, वो टोटल आपका इनका भी ऐड हो जाएगा, और ये जो डेबिट्स आपने निकलवाए उसको भी वो ऐड कर लेगा, और इससे वो कहेगा कि आपने जो जमा करवाए और सारा पैसा मिला के अकाउंट में 1,00,000 रुपया है, जो पूरे महीने में आप बार बार निकलवाते रहे वो कि 20,000 रुपया है। फिर वो डिफरेंस में क्या करेगा, 100,000 में से, यानी 1,00,000 में से 20,000 माइनस करके आपको 80,000 रिजल्ट दे देगा। So then the function find difference using the results to obtain the new checkbook balance। ठीक है। तो इस तरह से आपको बैलेंस मिल जाता है। To more fully understand the distinction between the functional and imperative paradigm, let us compare the functional program for balancing। ये हमने बैलेंस करने के लिए टोटल क्रेडिट आपने क्या था, सम ऑफ ऑल क्रेडिट्स। तो टेम्परेरी बैलेंस आप निकालेंगे कि ओल्ड बैलेंस प्लस टोटल क्रेडिट, इसको वो जमा करके क्या निकाल देगा, टेम्परेरी बैलेंस। फिर वो टोटल डेबिट्स करेगा कि जितने आपने पैसे निकलवाए हैं उन सब का सम निकालेगा, और वो टोटल डेबिट के वेरिएबल में आ गया। फिर बैलेंस कैलकुलेट करना है, तो जो टेम्परेरी बैलेंस है उसमें से टोटल डेबिट माइनस कर दें, और इस तरह से आपको बैलेंस पता चल जाएगा। और ये पिक्चर में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब यहाँ पे नोट क्या करना है कि जो इम्पेरेटिव प्रोग्राम जो है, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स। ठीक है। ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स, each of which requests that the computation must be performed and that the result is to be stored for the later use। हर एक रिक्वेस्ट हमें बता रही है, स्टेटमेंट बता रही है कि आपके हर स्टेप में कैलकुलेशन आप परफॉर्म करते जाएं और उसको सेव करते जाएं उन कैलकुलेशन को, ताकि एंड पर आप उसमें से रिजल्ट निकाल सकें। इन कंट्रास्ट द फंक्शनल प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्टेटमेंट। ये जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी, ये हमारे पास कौन सी है, इंपेरेटिव पैराडाइम्स की है। और ये जो सिंगल लाइन वाली है ये क्या है, फंक्शनल है। तो फंक्शनल छोटा है, ये 4 लाइनों का कोड है, वो 1 लाइन का कोड है, तो ये डिफरेंस है। सो in the sense the imperative paradigm program is analogous to a collection of factories, each converting its raw material into product that are stored in वेयर हाउस। यानी जो इम्पेरेटिव प्रोग्राम है वो सिमिलरली है कि नंबर ऑफ फैक्ट्रीज हैं जो कि हर एक काम कर रही है और अपनी अपने ही वेयर हाउस के अंदर वो चीजें स्टोर कर रही हैं।
फ्रॉम दीज वेयर हाउसेज जो प्रोडक्ट्स है वो बाद में शिप होती हैं दूसरी फैक्ट्रीज को जहां पर उनकी जरूरत होती है। सो फंक्शनल प्रोग्राम जो है वो एनालॉगस होता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्रीज दैट आर कोऑर्डिनेटेड so that each produce only those products that are ordered by the other factories and then immediately ship those products to the their destination without immediate storage। ठीक है। और this efficiency is one benefit proclaimed by the proponents of the functional paradigm। अब इसका मतलब क्या है ये समझ। जो इम्पेरेटिव पैराडाइम क्या कहता है कि 5 पेंटों की फैक्ट्रियां हैं, 5 फैक्ट्रियां जो गारमेंट्स बनाती हैं, वो पैंट शर्ट अंडरवेयर अंडर गारमेंट्स आपके बनियान हर चीज वो पूरी फैक्ट्री है वो बना रही है। और जब जरूरत होती है तो वो जहाँ जहाँ उनको रिक्वायरमेंट होती है तो वो वहाँ अपना माल पहुंचा दे, वो बनाते जाते हैं और अपने गोदाम के अंदर वो सब कुछ इकट्ठा करते जाते हैं और उसको सेव करते जाते हैं। जब उनको ऑर्डर आता है तो वो अपना माल डिलीवर करते हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि मल्टीपल ब्रांड्स हैं हमारे पास। लोकल ब्रांड्स की बात करें, एडिडास है, इधर हमारे पास चारकोल चल रहा है, मतलब मार्केट में जो हमारे पास ब्रांड्स अवेलेबल हैं कपड़ों के। तो आप एक तो ये सेंस है। दूसरा क्या है इससे फास्टर है वो है फंक्शनल पैराडाइम। फंक्शनल पैराडाइम क्या कहता है, ऐसी फैक्ट्रीज की कलेक्शन कि एक कंपनी कहती है कि हम सिर्फ शर्ट्स बनाते हैं, एक कंपनी कहती है कि हम सिर्फ पैंट्स बनाते हैं, तो वो बनाकर स्टोर नहीं करते, वो उन फैक्ट्रीज तक पहुंचाते रहते हैं जहाँ उनकी जरूरत होती है। वो मिडल मैन नहीं रखते बीच में, डायरेक्ट जो चीज बनाई और उनको दे दी। तो ये था हमारे पास फंक्शनल पैराडाइम। तो आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अल्लाह हाफिज।